गुड इवनिंग, नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नकाल लेकर हाजिर हैं। जब सवाल खत्म हो जाते हैं सत्ता और शासन के, तब हम प्रश्नकाल लेकर आते हैं। आज बात हम बिहार की कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधी मैदान में गुरुवार को हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े बीजेपी के नेता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। वहीं 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया, जिनमें 14 बीजेपी कोटे से, 8 जेडीयू से, 2 एलजेपीआर से, जबकि हम और कुशवाहा साहब की पार्टी के एक मंत्री को शपथ दिलाई गई। इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है। जेडीयू ने जमा खान को फिर से मंत्री बनाया है। शपथ के बाद पीएम मोदी ने मंच से गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, यूपी, नागालैंड, उड़ीसा, दिल्ली, एमपी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शपथ समारोह में शरीक हुए, शामिल हुए। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का वादा किया था। अब वो 10वीं बार मुख्यमंत्री तो बन गए, तो बिहार के खजाने की सेहत जांचना भी जरूरी है। बिहार सरकार की कमाई और खर्च कितना है, कर्ज का क्या हिसाब किताब है, और नीतीश कैसे पूरे करेंगे इतने महंगे चुनावी वादे। 2024-25 में बिहार का कुल नेट खर्च करीब 3.27 लाख करोड़ था, और वहीं नेट रेसिप्ट यानी आमदनी थी करीब 2.44 लाख करोड़। यानी बिहार सरकार अपनी आमदनी से 82,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर रही है। इस कमी को कुछ हद तक पूरा करने के लिए सरकार ने 63,000 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर लिया। जब आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, यानी राजकोषीय घाटा। 2024-25 में बिहार का फिस्कल डेफिसिट राज्य के जीडीपी का 9.2% रहा। आमदनी और खर्च में इतना गैप आर्थिक लिहाज से, इकोनॉमिक दृष्टि से खतरनाक माना जाता है। 2024-25 खत्म होने के कगार पर सरकार कुल 3.48 लाख करोड़ रुपए का लोन था। यह राज्य के जीडीपी का 38.9% है। मतलब साफ है, बिहार जो 100 रुपए का सामान या सेवा पैदा करता है, उस पर 40 रुपए का कर्जा है। बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। इस हिसाब से हर बिहारी पर करीब 27,000 रुपए का कर्जा है। सीएजी की 2022-23 की रिपोर्ट कहती है भारत में सिर्फ 11 राज्य ऐसे हैं जिनका कर्ज जीडीपी रेशियो बिहार से ज्यादा है। बिहार 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य है। सबसे बुरी बात तो यह है, उधार नई चीजें बनाने के लिए नहीं लग रहा, बल्कि पुराना कर्ज चुकाने और फिक्स खर्च चलाने में लग रहा है। 25-26 में जारी बजट के मुताबिक आने वाले 3 सालों में भी इसमें खुद खास बदलाव नहीं आने वाला है। अनुमान के मुताबिक 27-28 में बिहार का कर्ज राज्य के जीडीपी का करीब 14% यानी 34% बढ़ जाएगा, जो बहुत ज्यादा है। इतने चुनावी वादे किए हैं, अगर उन्हें पूरा करना है तो यह कर्ज और बढ़ भी सकता है। तो नीतीश कुमार के लिए चुनाव जीतना मुश्किल था, लेकिन चुनावी वादे करना उससे भी बड़ी टेढ़ी खीर बन गया है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, उसके बाद हम प्रश्नकाल की शुरुआत करेंगे। देखिए, ये बिहार के जनता की जीत है, बिहार के लोकतंत्र की जीत है, और बिहार में जो एनडीए के लोगों ने मेहनत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, नीतीश कुमार जी की जीत है, और सभी एनडीए के साथियों की जीत है। आज माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में एक बार फिर से डबल इंजन सरकार पूरे रफ्तार से बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी, और बिहार विकास करेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार को आगे बढ़ने से न राष्ट्रीय जनता दल रोक पाएगा, न कांग्रेस रोक पाएगी, और जो बिहार को आगे नहीं बढ़ने देंगे वो जरूर पीछे छूट जाएंगे, लेकिन बिहार अब पीछे नहीं छूटेगा। जनता का आशीर्वाद डबल इंजन की सरकार को, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को, जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए हृदय से आभार, धन्यवाद। और विकास की रफ्तार जो बढ़ी है, वो विकसित बिहार बनाने का एक नया माहौल बनेगा। एक बड़ी जीत हासिल की है, जिस तरीके से परिणाम भी सामने आए, और मैं मानता हूं कि बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारियों को भी लेकर आती है। उन जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। आज के बाद से विकसित बिहार बनाने की दिशा में, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की दिशा में आज के बाद तुरंत प्रभाव से अब हम लोग युद्ध स्तर पर लगेंगे। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, सबका प्रणाम करता हूं, जिनके कारण आज मुझे इतना मौका मिला है। मैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन करता हूं, जिन्होंने लगातार मेरा सहयोग किया।
प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने मुझ पर फिर से विश्वास किया है। बिहार के विकास में जो भी होगा पूरे परिश्रम के साथ हम लोग बिहार के विकास के सेवा भाव से लगेंगे। 10वीं बार प्रधान सेवक बिहार का बनकर के नवीन और नूतन बिहार बनेगा, इस संकल्प और इरादे के साथ उन्होंने शपथ लिया। कुछ नए चेहरे नए बिहार बनाने के लिए आवश्यक और जरूरी थे, इसलिए उनको भी इंक्लूड किया गया। तो बिहार में नई सरकार है, बाहर जैसा लग रहा है दिन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जिस बिहार में प्रति व्यक्ति कर्जा 27,000 रुपए का हो, 40,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान कर दिया गया हो, जो कर्जग्रस्त राज्य है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जरूरत से ज्यादा है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। चुनाव तो हो गए, लेकिन चुनाव के बाद अब जो वादे पूरे किए गए वो कैसे पूरे होंगे। राहुल आनंद जी का स्वागत कीजिए, प्रवक्ता है, नेता है बीजेपी के। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद सिन्हा जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है। संजीत कुमार साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और सुमन कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी आपका भी। राहुल आनंद, सबसे पहला मैं चाहता हूं प्रश्नकाल का पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूं। आपकी सरकार ने 40,000 करोड़ की योजनाओं का वादा कर दिया, प्रत्येक बिहारी पर 27,000 का कर्जा है, और विडंबना मुश्किल यह है कि हर 100 रुपए की सेवा या जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसमें 40 रुपए कर्ज में चला जाता है। डिबेट में यही सवाल मैंने पूछा था आरजेडी के प्रवक्ताओं से भी कि 2 करोड़ 70 लाख नौकरी पैदा करने के लिए क्या बिहार की ऋण में इतनी ताकत है, उसकी कमर में इतनी मजबूती है? क्योंकि आपका राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा है। कुछ खर्चीली योजनाओं का ऐलान जो आपकी सरकार ने किया, मैं फटाफट बता देता हूँ, फिर सवाल पे आता हूँ। 1.5 करोड़ जीविका दीदियों के लिए 10,000 रुपये, सीएम रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की राशि, बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,000 रुपए 1,100 रुपए कर दिया गया। अति पिछड़ा वर्ग के व्यावसायिक समूहों को 10 लाख की सहायता राशि, मत्स्य पालकों की आर्थिक सहायता 4500 की जगह 9,000 कर दी गई, किसानों को सालाना 3,000 रुपए, एसटी छात्रों को हर महीने 2,000 रुपए, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई, 5 लाख तक का मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री करने का ऐलान आपकी सरकार ने किया है। लेकिन 82,000 करोड़ का जो खर्चा है, 63,000 करोड़ रुपए आपके कर्ज है, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है। कर्जा बढ़ाएंगे पूरा करने के लिए, या फिर से इस बीमार राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कोई मास्टर प्लान है बीजेपी के पास? अमित जी, आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है, और ये माकूल, ये प्रशंसा योग्य बात है कि आपने एक अच्छे सवाल पूछा जो आज सारे बिहार वासियों को जानना आवश्यक है। देखिए, मैं 6 पॉइंट में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, मुझे 2 मिनट का समय चाहिए। सबसे पहले आते हैं कर्ज पे, कि कर्ज विकास का हिस्सा है, बोझ नहीं, अगर उसका उपयोग सही तरीके से हो। यानी कहने का तात्पर्य है अमित भाई कि हर राज्य अपने विकास के लिए कर्ज लेता है, और सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल, सिंचाई, उद्योग, ये सभी पूंजीगत खर्च होते हैं जिन पर निवेश किए बिना कोई विकास संभव नहीं है, पहला। दूसरा बात करें, सवाल कर्ज का नहीं, उसके उपयोग का है। भाजपा सरकार ने हर रुपए को विकास में लगाया, ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा, कर्ज बढ़ता है लेकिन उससे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। इसका मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको। हाईवे है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, कृषि के लिए सड़कें हैं, बिजली का नेटवर्क है, और शहरी विकास जैसी अन्य परियोजनाएं हैं जिसमें कर्ज का पैसा जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है, घोटालों में नहीं होता है। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2005 से पहले बिहार में कर्ज तो था पर विकास नहीं था। यानी कि जो लोग कर्ज लेते थे वो घोटाले कर लेते थे, वो जमीन पे उसकी हकीकत नजर नहीं आती थी। यानी कि अगर विकास की इंजन की बात करें तो कर्ज, निवेश, विकास, रोजगार, 4 चीजों में समझिए, कर्ज, निवेश, विकास, रोजगार। चौथी पॉइंट में बताऊं कि बिहार की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसलिए सरकार कर्ज संभाल सकती है और संभाल लेगी। इसके पीछे का भी मैं आपको तर्क बताता हूं। आप झारखंड का देख लीजिए, झारखंड के विकास दर, आर्थिक विकास दर को देखिए, या बंगाल को देख लीजिए, वो बिहार से कम ही है। यानी कि बिहार लगभग 14.5% के आसपास है। पांचवी जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि जो बिहार का जीएसडीपी है वो लगभग 11 लाख करोड़ का है। छठा, केंद्र से मिलने वाली जो सहायताएं हैं उससे जो कर्ज का दबाव है वो कम होता है। केंद्र से जो सहायता मिली है 2014 के बाद, उसमें मैं आऊं तो आपको बताऊं कि विशेष सहायता है, हाईवे परियोजनाएं हैं, रेलवे निवेश है, पीएमजीएसवाई जल जीवन मिशन है, और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जिससे राज्य में जो कर्ज की जो बोझ है वो कटौती हुई है। छठा, जो सबसे लास्ट है, विपक्ष कर्ज का आंकड़ा बताता है, बताता रहेगा, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन यह नहीं बताता कि कौन सी सड़क, पुल या अस्पताल उनके समय में बने थे और हमारे शासनकाल में बने हैं। एक छोटा और आसान
शब्दों में अगर कहा जाए, कर्ज कोई समस्या नहीं है अगर गलत मॉडल समस्या है, इस्तेमाल करने का अगर तरीका ना पता हो तो। क्योंकि हम जब भी जाते हैं चुनाव में तो हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के विजन में और नीतीश जी के नेतृत्व में, यानी कि जो एनडीए ने कर्ज को लेकर जो एक प्रश्न काल जो खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, वो एक विकास का मॉडल है। महागठबंधन ने कर्ज से सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाया। आज बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत है और कर्ज पूरी तरह नियंत्रित है। यानी कहने का मतलब, आप ही कह रहे थे कि अगर 100 रुपए में 40 रुपए का अगर निकालते हैं तो वो हमारा, अगर जीएसडीपी की बात करें तो उससे कम है। यानी कि अगर आपका 100% है, 100% अगर कम है तो इसका मतलब आपकी स्थिति अच्छी है। अगर आप इसके अलावा अन्य देशों के बारे में जाएं तो ऐसा है, जिसका बात सबसे ज्यादा महागठबंधन के लोग कहते रहे, अमेरिका 100% से ज्यादा कर्ज, यानी कि उनकी अगर जीडीपी की 100 रुपए की बात करें तो उससे 30 रुपए ज्यादा कर्ज है उसके ऊपर। तो हम ऐसी स्थिति और हालात उत्पन्न नहीं होने देंगे जिससे असमानता नजर आए। हम विकास के मॉडल पे रहेंगे और एक जो विकसित बिहार की जो कल्पना है और जो बीमारी स्टेट की जो आप बात करते हैं, मैंने इसलिए बताया, ये आंकड़े आपके सामने रखे और ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ठीक है राहुल आनंद जी, प्लीज साथ रहिएगा। मैं प्रमोद सिन्हा जी के पास जा रहा हूँ, आरजे के प्रवक्ता। प्रमोद जी, अगर आपकी सरकार बनी होती तो ये सवाल और खतरनाक होते, क्योंकि आपके जो वादे हैं वो बीजेपी से कहीं ज्यादा थे। बीजेपी तो फिर भी लिमिट में रह गई, लेकिन तेजस्वी बाबू ने जो वादे मैनिफेस्टो में किए, 2,70,00,000 नौकरी देने के बाद फ्री बिजली आप भी दे रहे थे, कुछ डिसमिल ज़मीनें आप भी दे रहे थे, जीविका दीदियों के लिए माँ बेटी की योजना आप लेकर आए थे। तो जो उसका कम्युलेटिव खर्चा था, जो मैक्सिमम जो डिलीवरी का खर्चा था, वो मैंने जोड़ा तो करीब 65,000 करोड़ के आसपास का है। अभी बीजेपी के हिसाब से जो मैंने आज दोपहर में कैलकुलेशन की है वो करीब 40,000 करोड़ का है। तो आप बीजेपी से भी 25,000 करोड़ रुपए ज़्यादा थे, तो 40 की पूर्ति बहुत मुश्किल हो रही है प्रमोद भाई। तो आप लोग कैसे, ये 65,000 करोड़ का मामला कैसे आपका बनता? और अगर आज आपकी सरकार होती तो जो सवाल मैंने राहुल आनंद जी से पूछा है, बीजेपी के नेता से, मैं आपसे पूछ रहा होता। तो ये बताइए, आप तो उनसे भी कहीं ज्यादा आगे निकल गए मैनिफेस्टो और चुनावी घोषणाओं में, तो आप कैसे पूरा करते? और बीजेपी से पूछिए कि बीजेपी कैसे पूरा कर पाएगी। प्रमोद भाई देखिए, अमित जी, आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। चेहरे पुराने हैं लेकिन सरकार नहीं, और चेहरे तो लगातार जो है पिछले 20 सालों से यही है, ये आपको भी पता है और पूरे बिहार को पता है। आज अभी जब अपने सवाल बीजेपी से किया तो राहुल आनंद जी ने ये नहीं बतलाने का काम किया कि खुद का जो बिहार का जो राजस्व है वो कितना है, और इन्होंने अभी तक राजस्व प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने का काम किया है, ये महत्वपूर्ण विषय। इन्होंने कर्ज पर बातें की कि कर्ज, निवेश, विकास, इस तरह की बातें, इन शब्दों में आप बातों को रखने का प्रयास किया। लेकिन सवाल उठता है कि जब हम कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में जो देश उसका निहित है, उसको जब हम सुचारू रूप से धरातल पर लाने का काम करेंगे तो आपके लिए मुद्रा का होना अत्यावश्यक है। और आपके करीब 3.25 लाख करोड़ का, प्रमोद भाई 2.44 लाख करोड़ की आमदनी बिहार की है, मैं आपको बता दे रहा हूं, 2.25 लाख करोड़ के आसपास है। राहुल जी ने ये बात बोली थी जी। मेरा सवाल ये नहीं है कि वो क्या करेंगे। देखिए प्रमोद भाई आज बहुत इकोनॉमिकल डिबेट कर रहा हूं मैंने जो बात राहुल आनंद से पूछी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपकी सरकार बन गई होती तो आप तो उनसे 25,000 करोड़ ज्यादा ही थे, आप कैसे पूरा करते? या जो बीजेपी के जो नेता तर्क दे रहे हैं वो समझाइए थोड़ा मुझे सर। चलिए मैं ये बतला देता हूं कि अगर मेरी सरकार बन गई होती तो हम किस प्रकार से राजस्व की प्राप्ति करते और कैसे हम बिहार का जो है रिसोर्सेज डेवलप का काम करते, और उसके बाद जो हमने फायदा करने का काम किया कि हम जो है इतने नौकरियां देने का काम करेंगे, वो कैसे करते, ये मैं बतला देता हूं। शायद इससे जो है इनको थोड़ा हेल्प हो जाए। मुझे भी थोड़ी हिंट मिल जाएगी कि बिहार में ऐसे कौन से इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं जो बिना पैसे और बिना रिसोर्स के इतना सब कुछ करेंगे। मैं भी समझना चाह रहा हूं प्रमोद भाई। नहीं, बिना पैसे और बिना रिसोर्स के तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए नेताओं के पास अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और समर्पण होना अत्यावश्यक है। और हमारे नेता ने जो कहा, जो उन्होंने घोषणा करने का काम किया, उसमें उन्होंने ये वादे करने का काम किया कि जो मेघा शक्ति का पलायन दूसरे राज्य में, देखिए चाहे आप शिक्षा को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य के लेकर के, राज्य का पैसा दूसरे राज्यों में चला जा रहा है, लेकिन उस पैसा को हम राज्य में कैसे रिस्टोर करें, उसकी बातें कभी नहीं हुई। अगर होती तो आज बिहार के जो छात्र हैं जो दूसरे राज्य में जाते हैं,
वो बिहार में ही शिक्षा ग्रहण करते और जो शिक्षक दूसरे राज्य में पढ़ाने जाते हैं वो शिक्षक यही शिक्षा दे दिए रहते। लेकिन क्या है ना कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने डेवलप करने का काम नहीं किया। अगर वो हम कर दें तो बिहार का जो पैसा है वो बिहार में ही रहे। अब रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार के आप देखते हैं, ये लोग लाख दावे कर लें कि मैंने इतने हॉस्पिटल का निर्माण कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव वर्तमान में बिहार राज्य में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में है। तो हम उसका डेवलपमेंट कैसे करें, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा है जो रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर हम लगाते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जब हम लगाते हैं, चाहे डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री हम लगाते हैं, जो फिशरीज का जो है उस पर हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे रिसोर्सेज जो हमारे पास है, जो जब झारखंड का बंटवारा हुआ और बंटवारा के बाद जो हमारे पास मिले, तो हमको तो उसी में अपने आप को सृजित करना है, उसी के रिसोर्सेज से बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना है। तो इन सेक्टरों में कहाँ काम हुआ, आप हमको बताइए। अभी जो भागलपुर जो सिल्क का जो है माना जाता है, टेक्सटाइल पार्क के लिए हम लोग चनपटिया में 17 एकड़ भूमि जब महागठबंधन की सरकार थी तो हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया। 8 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृति दी गई, जिसमें एक बिहार को मिलना था। सरकार ने बजट अलॉट कर दिया। टेक्सटाइल मिनिस्टर प्रमोद जी, सरकार ने बजट अलॉट कर दिया, बजट अलॉट हो गया उसके लिए, आपको भी पता है ये बात। हाँ। नहीं, मैं जो बात बोल रहा हूँ आप उसको थोड़ा समझ लीजिए ना सर। मैं कह रहा हूँ कि जब महागठबंधन की सरकार थी हमने जमीन तक उपलब्ध कराने का काम किया, लेकिन जो 8 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो इसमें एक बिहार को मिलना था, बिहार को नहीं मिला। और जो टेक्सटाइल मिनिस्टर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा कि बिहार इस पे खड़ा नहीं उतरता है। तो जवाबदेही तो उन्हीं की बनती है ना कि बिहार आखिर क्यों इस पे खड़ा नहीं उतरता है, जब हम जमीन उपलब्ध करा देते हैं। एक ब्रेक के लिए जाना है, मैं चाह रहा हूं कि रिएक्शन ले लूं। बिल्कुल, मैं एक ब्रेक के लिए जाना मैं चाह रहा हूं, सबका रिएक्शन मैं ले लूं। प्रमोद भाई मैं आपके पास आऊंगा। देखिए संजीत कुमार जी, जब हम डिबेट कर रहे थे, प्लीज बल्टी आइए, जब हम डिबेट करते हैं तो हम पर बहुत बार ये आरोप लगा कि आप बीजेपी से कड़क सवाल नहीं करते हैं, बीजेपी से आप ये नहीं पूछते कि विकास कैसे होगा बिहार का, आप हमारे खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाते रहते। देखिए आपने भी नहीं पूछा होगा, ना तो आरजेडी ने पूछा होगा जो सवाल मैं पूछ रहा हूं कि भाई जीत के तो आ गए आप, इतना बड़ा वादा, इतना बड़ा इरादा, मतलब नीतीश सरकार और बिहार में खर्चा अपार, लेकिन हमने सवाल किया कि भाई जो वादा आप करके आए सत्ता में आप कैसे फुलफिल करेंगे। इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, नेट एसेट वैल्यू आपकी खत्म है, फिस्कल डेफिसिट आपका पीक पर है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तबाह और बर्बाद हो चुकी है, हेल्थ इंडस्ट्री आपके यहाँ की बहुत अच्छी काम नहीं कर रही है, तो बहुत सारी कमियां और खामियां हैं। इसलिए सबसे पहले सवाल हमने किया, और मैं सुमन जी के पास आऊँगा क्योंकि वो इकोनॉमिक्स की बिहार को बेहतर समझते हैं। संजीत जी, कांग्रेस के लिए ज़्यादा कुछ बिहार में करने धरने के लिए तो बचा नहीं है, लेकिन आप चूंकि विपक्ष का हिस्सा हैं तो मैं चाह रहा हूं कि जो वादे नीतीश बाबू ने किए हैं और राहुल आनंद साहब बता भी रहे हैं, और प्रमोद जी से जब सवाल पूछा मैंने तो मुझे लगा शायद प्रमोद जी उसके इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में बात करेंगे, तो वो ऊपर से बातें हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कम से कम समझ होगी इस विषय की। आपको क्या लगता है कैसे रिवाइव होगा बिहार, और बिहार की इकोनॉमी कैसे रिवाइव होगी? आपको लगता है बीजेपी कैपेबल है करने की, या विपक्ष को रास्ता दिखाना पड़ेगा वक्त वक्त पर कि ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए? संजीत जी। जी नमस्कार सभी साथियों को। जी प्रणाम। अगर 20 वर्षों के बाद अमित जी हम आप चर्चा कर रहे हैं कि बिहार रिवाइव कैसे करेगा, राइट सर, तो आपको प्रश्न, हाँ सुनिए ना, आपके प्रश्नकाल का पहला प्रश्नकाल तो यही है कि अपने आप में ये एक प्रश्नकाल है कि 20 वर्षों के बाद भी बिहार रिवाइव करेगा और मजबूत और डबल इंजन सरकार 11-12 वर्षों बाद, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे बिहार का जो नेतृत्व रहा है उस नेतृत्व की मानसिकता, उनकी योग्यता के ऊपर प्रश्न है। यह प्रश्नकाल उनकी योग्यता के ऊपर है। तो सबसे पहली बात, वर्तमान में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किन परिस्थितियों के अंदर चुनाव हुआ, कैसे चुनाव हुआ, उसके लिए तो सहभागी आप भी हैं, नीतीश कुमार जी आप भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगा, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम अब अपना आप स्वास्थ्य अपना ठीक कर लीजिए। बिहार का स्वास्थ्य ठीक करने से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी आप अपना स्वास्थ्य। संजीत भाई यही करते रह गए आप लोग पूरे चुनाव कैंपेन में। नीतीश बाबू की तबियत ठीक नहीं है, उनका दिमाग नहीं चल रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण किए ना मंच पे, देखा है सब लोग उनको वहां पे ना, आपने देखा ना क्या वो कमजोर लग रहे थे मानसिक रूप से। देखिए संजीत भाई,
मैं चाह रहा था कि क्रक्स पे बात करेंगे, आप इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे, आप उनके पीछे चले गए। उनकी सेहत बहुत अच्छी है भाई साहब, वो बहुत अच्छी सेहत में 10वीं बार मुख्यमंत्री बने आज, वो इतिहास हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री है ये। हाँ, मुद्दे पे आइए ना, समय ज्यादा नहीं, मैं मुझे सुमन जी के पास यही है मुद्दा यही है कि विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं नेताओं को किस प्रकार विलन बनाया जाए, ये बेहतरीन तरीका लोग जानते हैं। खैर सुन लीजिए काम की बात यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य बेहतर हो तो मैं समझता हूं बिहार का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। चलिए ठीक है, सुमन जी के पास जा रहा हूं। हाँ। मैं भगवान से प्रार्थना और कामना करता हूं कि कम से कम मुख्यमंत्री रहते हुए जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। एक बात मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, मैं टेलीविजन पर आश्वस्त कर रहा हूं, वो बहुत सेहतमंद है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। सुमन कुमार जी, आप तो बिहार के इकोनॉमिक्स को समझते हैं, ये बड़ा लोचा हो गया है क्योंकि 40,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान करके नीतीश बाबू, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो फंस गए हैं, क्योंकि उनके पास सेंटर की टीम है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारे रिवाइवल हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सेंट्रल की टीम बहुत सारे इकोनॉमिस्ट वहां लगाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है एनडीए के लिए बिहार को बदलने का, तब्दीली लाने का, एक नई पौध तैयार करने का, क्योंकि जो युवा बिहार से निकलेगा अब वो यही सब देखकर वोट करेगा। और वैसे भी वन नेशन वन इलेक्शन का मामला है, मेरी बात हो रही थी राहुल जी से, कह रहे 3, साढ़े 3, 4 साल का मामला, उसके बाद तो इलेक्शन दोबारा होना ही है। सुमन जी देखिए अमित भाई, बहुत इंटरेस्टिंग बहस जो है आज हो रही है। हाँ। और वाकई में इसलिए कि उस बिहार के लिए आज हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं, खासकर हाँ। ये 40,000 करोड़ आएगा कहां से। हाँ। तो आएगा कहां से, कमाई का जो इनका जरिया है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि कमाई के जरिए को उनको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अमित भाई, दुर्भाग्य ये उस प्रदेश में ये है कि सीधे सीधे 40,000 करोड़ का एक बड़ा बोझ वो सेंट्रल प्रायोजित ही है। इसलिए आप मान के चलिए कि कमाई वहां कम होगी, केंद्र सरकार से ज्यादा इनको बजट मिलेगा। अब 2-3 पॉइंट्स मैं आपको जरूर जिक्र कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी होके आया और मैं देख रहा हूं कि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं वही उन्हीं योजनाओं को वहां लागू की गई। चाहे वो हॉस्पिटल बना हो, आप गांव में चले जाइए, एक सुंदर सी बिल्डिंग आपको बनके तैयार हो चुकी है। गांव में चले जाइए, पंचायत भवन बनके तैयार हो। राइट। उस तरह से आपको तमाम सारे विभागों के, चाहे वो मत्स्य विभाग हो, चाहे वो किसानों के लिए सेंटर बनाए गए हों, हॉस्पिटल बना दिए हों, जितने सेंट्रल प्रायोजित प्रोजेक्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट पे काम जरूर हुए हैं। उसके बाद उसमें पैसा इन्वेस्ट हो गया, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है, वहां अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हम बात कर रहे थे कि इतना पैसा आएगा कहां से। पैसा केंद्र सरकार से ही आएगा, बजट यही से दिया जाएगा। बिहार के पास अपना बहुत कुछ नहीं है कमाई के लिए। शराबबंदी में तकरीबन 30 से 40,000 करोड़ का लॉस है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है भाई, एक वाकया मैं 1 मिनट में आपको बताऊं, समझाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार को आप लीजिए, दिल्ली सरकार जब बनी थी यहाँ, उस वक्त सिर्फ 650 करोड़ से 800 करोड़ के बीच में ही इनके पास पैसा था कि 1.5 महीने में ही वो खर्च होना था। लेकिन जैसे बीजेपी सरकार बनी, उन योजनाओं में तकरीबन 8 साल से पैसे नहीं दिए जाते थे, वहां भी कृषि विभाग के भी पैसे आने लगे, यमुना सफाई के लिए पैसे आने लगे, हेल्थ के लिए जो इनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए भी पैसे आने लगे। तो यहां जो कुछ भी होगा अमित भाई, वो सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए कि सारे प्रोजेक्ट्स जो केंद्र द्वारा प्रायोजित है उन्हीं प्रोजेक्ट पे काम होगा। दिल्ली में भी वही हो रहा है, वहां भी वही होगा। और सबसे एक बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, प्रमोद जी ने कही, कि वाकई में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो बर्बाद हो रहा है वो हो रहा है बिहार का, क्योंकि बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा पलायन कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेकर आप कर्नाटका जाइए, तमिलनाडु जाइए, हर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो खर्च किए जा रहे हैं पढ़ाई पे, वो बिहार के पेरेंट्स कर रहे हैं। उसको भी रोकने की जरूरत है, वहां इनकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने योजनाएं तो बना दी, लेकिन बीजेपी के जो हमारे साथी हैं राहुल भाई, अभी तक चीनी मिल के वहां जो सबसे ज्यादा फोकस होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे, आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। सुमन भाई साथ रहिएगा। सुमन भाई प्लीज स्टे विथ मी। अब एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद आऊंगा तो मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। लेकिन ब्रेक के बाद हम ये डिस्कशन भी करने जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम दोनों रिपीट हुए तो क्यों बीजेपी इतने बड़े नंबर्स के साथ आई, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मजबूरी थी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, प्रश्नकाल में ये तमाम प्रश्न भी बाकी हैं, कहीं जाइएगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, सवालों का सवाल इसलिए लेकर आए हैं प्रश्नकाल। और बड़ा पैनल मेरे साथ है। राहुल आनंद साहब हैं, नेता हैं बीजेपी के, प्रमोद सिन्हा साहब हैं, प्रवक्ता आरजेडी के हैं, संजीत कुमार जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, सुमन कुमार मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सुमन जी प्लीज आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि ब्रेक पे जाना था तो आपको मैं मौका नहीं दे पाया बोलने का। सुमन जी। अमित भाई, जो बिहार के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां रेवेन्यू जनरेशन के लिए जिस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए थे वो प्रोग्राम्स नहीं है। खर्चे वहां बहुत ज्यादा हैं और फिलहाल सरकार ने 40,000 करोड़ का जो एक जंबो एक्सपेंस यहां शो किया है, उसमें कई सारी परियोजनाएं मरेंगी। एक एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे दूंगा कि अभी मैं होके आया हूं तो मैंने ग्राउंड पे पूछा कि पंचायतों में जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं हर साल तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए पंचायत के डेवलपमेंट के लिए दिए जाते थे, वो पिछले 1.5 साल और 2 साल से उसे लगभग समाप्त ही कर दिया गया। केंद्र द्वारा प्रायोजित जितनी योजनाएं हैं वो जरूर वहां पैसे आ रहे हैं, तो इसलिए कि उनके जितने पैसे थे या बजट थे वो आपने देखा कि जीविका बहन जो है, जीविका दीदी, उनके अकाउंट में गया। इस तरह की चीजें केंद्र द्वारा जितनी प्रायोजित प्रोजेक्ट्स हैं उसी पे डीजल और पेट्रोल की हम बात इसलिए कर लेंगे भाई कि वहां अभी भी तकरीबन 111-107 रुपए के आसपास पेट्रोल आपको वहां मिलेगा। दिल्ली से तकरीबन 10 रुपए एक्स्ट्रा ही, 10-12 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वहां कमाई का सबसे जो एक बड़ा जरिया है वो डीजल पेट्रोल जो मुझे दिखा। उसके बाद कमाई के जरिए के तौर पे जो टैक्स रेवेन्यू आने चाहिए थी, इंडस्ट्रियल जो इनकी पूरी योजना है उसमें बेहद कमी है। नई इंडस्ट्री लगी नहीं है। मेडिसिन के लिए इनको दूसरे स्टेट पे डिपेंड होना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूसरी जगह इनको डिपेंड होना पड़ रहा है। इसमें सिर्फ रेलवे पे आप डिपेंड होते हैं। सड़कें जो है केंद्र की है, कमाई कहां से आएगी? सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है कि कमाई कहां से आएगी? कमाई इंडस्ट्री से। उसके बाद अभी एग्रो बेस्ड जितनी इंडस्ट्री है वो ठप पड़ी हुई है। मखाना से हम लोग देख रहे थे, मखाना के मैं बार बार जिक्र कर देता हूं अमित भाई कि उस स्टोरी को करने के बाद पीएमओ ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरे समीकरण को बदल दिया और आज वो 2,500 और 2,000 रुपए किलो जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से मछली पालन की उन्होंने चर्चा की। आपके पास जो आपके बेस्ट इंडस्ट्री है या खेती हो रही है उसको आप ज्यादा से ज्यादा उभारिए। मछली पालन में भारत में वो 4था स्थान प्राप्त किया था सिर्फ 4 साल पहले तक, लेकिन फिर सिचुएशन गड़बड़ हो गई और वहां की मछलियां, अमित भाई मैं आपको बताऊं एक बड़ी शानदार स्टोरी थी जो यहाँ बड़ी चर्चा हुई। उसकी वहां की मछलियां जो है वो विदेशों में बड़ी महंगी मछलियां 8-8 हजार रुपए किलो वहां भेजी जाती है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए बड़ी योजनाएं चल तो रही हैं, लेकिन किसानों को बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं हो रहा है। मशरूम के नाम पे जो भी कुछ करेंगे आप एग्रो बेस्ड ही करेंगे। इंडस्ट्री में आपकी चीनी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। वहां जब से आप झारखंड से अलग हुए जितनी योजनाएं बनी है वो सारी योजनाएं अभी कहीं कहीं धरातल पे नहीं है। तो अमित भाई हम आप बहुत अच्छी तरह से आश्वस्त रहिए कि केंद्र के बैसाखी के थ्रू ही हमारा बिहार चलेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। ठीक है सुमन जी, आप वक्त हो चला है डिबेट नंबर 2 का। आज की दूसरी डिबेट का विषय है कि डेप्यूटी सीएम रिपीट किए गए सिन्हा साहब और सम्राट जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया राहुल आनंद की जातियों को साधना बहुत जरूरी है। यादव के बाद कुशवाहा समाज बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक है। कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी आते हैं, इसलिए उनको डिप्टी सीएम बनाएगा। भुइहार जाति बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार में, इसीलिए सिन्हा साहब दोबारा डिप्टी सीएम बने हैं। एक सवाल मेरा आपसे राहुल आनंद ये भी है कि नीतीश कुमार दोबारा सीएम बने जबकि बीजेपी के नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, ये किस तरह की सियासी मजबूरी है? और बड़ा विषय ये भी है कि नीतीश बाबू के बराबर कोई चेहरा बिहार में बीजेपी के पास है नहीं। शायद इसी वजह से इस बार अमित शाह चूक गए, क्योंकि जो राजनीतिक गणित समझ में आ रहा था, प्रमोद जी से मैं पूछूंगा, ऐसा लग रहा था कि बिहार एक हिंदी पट्टी का ऐसा राज्य था जहां पर आपका सीएम नहीं था, बीजेपी का सीएम नहीं था। मामला बिगड़ा इसीलिए, नहीं तो मुझे लगता है कि बड़ा खेल होने वाला था आज। राहुल आनंद। अमित जी, जाहिर तौर पे जो आपने प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर 2020 में भी मिल चुका था लोगों को, जब हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हुए थे और उस समय भी नीतीश जी ने इस बात को बड़ा खुले मन से कहा था कि अब आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के गठबंधन में ही भरोसा किया और उन्हीं को आगे किया। और आज भी अगर मैंडेट सबसे बड़ा पार्टी का मिला है तो हम यही समझते हैं कि हमने जो एक बात कही थी, जो हमारा एक पंच लाइन है कि सबका साथ सबके विश्वास की जो हम बात करते हैं, तो शायद वो इसलिए भी है। तीसरी,
जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो देखिए इस तरह के प्रश्न अक्सर उठते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और महाराष्ट्र में भी उठा था, हरियाणा भी में उठा था और दिल्ली भी में उठा था। हमने दिखाया और हमने बता भी दिया और जता भी दिया काम कराकर कि कैसा काम चल रहा है, और लोगों का भरोसा भी बना, और शायद इसीलिए उस भरोसे की काबिलियत की वजह से ही आज हम फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी बिहार के अंदर उभर के भी आए हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है, सवाल ये महत्वपूर्ण है कि बिहार को कैसे हम अग्रणी राज्य में सम्मिलित करेंगे। और हमने विकास पुरुष का जो दर्जा दिया था नीतीश जी को, और हम आज भी चाहते हैं कि वही विकास पुरुष विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्पित रहें। हम उनके साथ कारवा में लड़ेंगे। देखिए थोड़ा सा अपने इतिहास के पन्नों को पलट के देखा जाए, अगर हम अपने संस्कारों की बात करें तो एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण सब चीज जानते थे फिर भी कर्म पे ध्यान दिया, अर्जुन को बताया गया। भगवान राम सब चीज जानते थे फिर भी कर्म करना पड़ा, कर्म को उन्होंने प्राथमिकता दी। ठीक उसी प्रकार अगर मजबूत हम हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे साथ है उनको हटाकर हम चेयर पर बैठ जाए। हमारी प्राथमिकता ये है कि चलेंगे साथ मिलकर, चलेंगे साथ लेकर। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात जो है हमारे में कि हमारे जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, और जिस जातियों की आप बात कर रहे हैं, चाहे भूमिहार जाति की बात कर लीजिए या फिर आप कुशवाहा समाज की बात कर लीजिए, तो जातीय व्यवस्था समाज में होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इसकी सकारात्मक पहलू यह है कि उन लोगों के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा गया था और जनता ने उनको मैंडेट दिया और मोहर लगाया अपना, तो जनता का सम्मान तो करना ही है। और मंत्रिमंडल के अंदर 9 नए मंत्री जो लाए गए हैं, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि राजपूत समाज से आई हैं श्री सिंह जी जो पहली बार मंत्री बनी है, साथ ही साथ बात करनी चाहिए लखविंदर पासवान जी की बात करनी चाहिए जो पासवान समाज से आते हैं, एसटी समाज से आते हैं। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, लेकिन इन सबका एक ही मोटो है कि कैसे हम विकास की अपनी अनंत यात्राओं को जाएंगे। हम अपनी किसी भी योजनाओं को करने के लिए हम पेट्रोल डीजल का दाम में बढ़ोतरी नहीं करते हैं। और आपको बता दूं, जब कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सारी योजनाओं को करने के लिए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना पड़ गया था उनको, और उन्होंने कहा था उनके डिप्टी सीएम ने कि हमारी मजबूरी है विकास की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए इसका दाम बढ़ाना। लेकिन पिछले बता दे 2 साल से कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हो, स्थिर हुआ है। और बिल्कुल जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने जो एक बात कही, मैं उसका भी समर्थन करता हूं कि बिहार ऐसा राज्य है जहां एग्रीकल्चर से संबंधित कामों को ध्यान में रखा जाए। तो निश्चित तौर पे अगर बात करें तो बिहार में इथेनॉल का प्रोडक्शन चालू हुआ है, लगभग 53 करोड़ प्रति वर्ष लीटर का उत्पादन हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उद्योग को लगाने की, तो कृषि आधारित जितने उद्योग हैं उन लोगों को लगाया गया है। उसके पहले का इंफ्रा जो तैयार किया जाता है, अगर आप किसी किराएदार को बुलाएंगे तो घर बनाने में तो वक्त लगेगा ना, घर एक बार में बनता नहीं है। घर जब बनेगा तो किराएदार भी आपके पास मजबूत आएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। ठीक है, आप संजीत कुमार जी के पास जा रहा हूं, कांग्रेस से प्रवक्ता है। संजीत भाई, एक चीज समझने की जरूरत है कि सुशील मोदी के निधन के बाद बिहार में कोई बड़ा ओबीसी चेहरा बीजेपी के पास नहीं था। इसमें कोई तर्क नहीं, इस पर कोई डिबेट नहीं की जा सकती। एक बड़े ओबीसी चेहरे की बीजेपी को लगातार तलाश थी, और जिस तरह के बयान अमित शाह के आ रहे थे, आपको भी याद होगा कि वोटिंग से पहले और इलेक्शन कैंपेन से पहले वो कह रहे थे कि विधायक दल के नेता चुनेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उनसे कई बार सवाल किया गया कि भाई क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, तो बोले ये सवाल अभी मौजूद नहीं है, विधायक दल के नेता चुनेंगे। बार बार पूछा गया, और जब भी उन्होंने चुनावी रैलियां की तो उन्होंने बार बार कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन क्या राजनीतिक मजबूरी थी, कोई विकल्प उनको नीतीश बाबू का नहीं मिला? क्योंकि सुशील मोदी होते तो एक अलग बात थी, लेकिन चेहरे की कमी जरूर बीजेपी को खल रही है। ईबीसी वोटर्स को खिसकने का खतरा भी है, क्योंकि कुशवाहा समाज और जिस समाज से आते हैं नीतीश बाबू, एक बहुत बड़ा इंटैक्ट वो वोट बैंक है। और देखिए कि भूमिहारों को भी नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, और मुझे लगता है कि भूमिहारों को इसका इनाम मिला है, उनको नवाजा गया है, क्योंकि जिस तरह से वो रिलायबल एक वोट सोर्स थे बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, उसका फायदा मिला है। विजय सिन्हा दोबारा डिप्टी सीएम बने, हालांकि उनके चांसेस इस बार कम थे। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने मजबूरी में नीतीश बाबू को सीएम बनाया? नहीं तो अमित शाह तो नहीं चाह रहे थे। संजीत भाई, देखिए सबसे पहली बात कि नीतीश जी को ना सिर्फ नहीं चाह रहे थे, बल्कि उनकी मजबूरी इस प्रकार है कि जिस प्रकार केंद्र में नीतीश जी का समर्थन, जेडीयू का समर्थन, ये उनकी मजबूरी है। इसीलिए वो शौक के साथ वो नीतीश जी के साथ जाना नहीं चाहते। लेकिन साथ ही साथ जेडीयू के साथ जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया, आरसीपी सिंह को एक बार बिना किसी जानकारी के, बिना किसी
पूछताछ के उन्होंने मिनिस्टर बनाया। देखिए, अभी मित्र हमारे कह रहे थे कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। एक डायलॉग है कि बिछड़े बारी बारी, तो ये स्थिति शायद अकाली दल के साथ भी हुआ होगा। ये आपने उनका सहारा लिया, साथ लिया, और आज बिछड़े बारी बारी कहां गिरे। शिवसेना की स्थिति आपने क्या कुछ किया, शायद वो आप जानते बेहतर है। शायद बहुत सारे चंद्रबाबू, साथ ही साथ सुनिए ना, बीजू पटनायक जी की पार्टी नवीन पटनायक का सहारा लिया अपने केंद्र में। आज आप उड़ीसा में उनको तो किस प्रकार से आप कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि नीतीश कुमार जी की स्वयं की अपनी स्थिति, स्वयं अपने व्यवहार से, स्वयं अपने तरीके से वो अपना जगह बनाने में वो सटीक बैठते हैं। मजबूरी नहीं है, उनके गले की हड्डी है, बीजेपी की गले की हड्डी है नीतीश कुमार। आज चाहे आज उगल दे, लेकिन इसकी क्या है, शायद उन्होंने किया ना, शिवसेना के शिंदे के साथ किया उन्होंने। तो आज वर्तमान देखिए, आज बिहार के लिए नीतीश कुमार जी चाहे अन्य लोग, इनसे ज्यादा जरूरत है कि बिहार में 2 दशक के बावजूद भी अगर बिहार की गिनती बीमारू राज्य के रूप में हो रही है, तो ये प्रश्नकाल अमित जी, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, डबल इंजन की सरकार के ऊपर लगातार बनी रहेगी। अब आपका प्रश्न आ सकता है कि साहब इतना बड़ा जनादेश आ गया, आप फिर भी कहते रहते हैं। तो जनाब फिर भी होता रहेगा। फिर भी क्यों होगा? क्योंकि आपने बार बार अपने इस व्याख्यान में आपने 10 बार कहा है बिहार एक बीमारू राज्य है। तो कृपया करके आपका एक सुंदर सा प्रश्न आना चाहिए कि इन 20 वर्षों में बिहार बीमारू राज्य से विकसित राज्य क्यों नहीं बन पाया। जी ठीक है, सुमन कुमार जी, प्रमोद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमन जी, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखे, और वाकई में ऐसी ही बात होनी चाहिए कि बिहार आखिर 20 साल में भी बिहारी बीमारू राज्य से बाहर क्यों नहीं निकला। जो बंदा आज वोट देकर सरकार बनने के बाद जब वहां से गाड़ियां निकलनी शुरू हुई, तो फिर वो टॉयलेट में ही बैठ के आ रहा है। ये बड़ी हकीकत है। देश के दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं कि कितनी कितनी बड़ी योजनाएं वहां योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं चली जितनी उनकी जरूरतें थी। वो ट्रेन उतनी नहीं चलाई गई जितनी वहां की जरूरतें हैं। आप जनसेवा चला दीजिए, जनसेवा में क्योंकि वो अनरिजर्व ट्रेन है, उसमें सारे श्रमिक वर्ग जो है घुस जाते हैं। एक वाकया का मैं जिक्र करना चाहूंगा अमित भाई, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं टीवी चैनल पे बैठ के इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं कि कैसे नीतीश कुमार और खासकर सुशील मोदी की चर्चा करूंगा कि वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने, मैं और 3-4 रिपोर्टर्स गृह मंत्रालय में ही थे, और नीतीश कुमार मिलने आए थे, और साथ में सुशील मोदी भी थे और नित्यानंद राय भी थे। आप ये 2020 का वाकया है, चुनाव से पहले का वाकया है। और उस वक्त हुआ ये कि वहां से सरकार बनने से नहीं बल्कि वहां चुनाव में जाने से पहले एक बार मिल लेना जरूरी है। तो मिलने के लिए पूरी टीम में से 4-5 बड़े नेता थे। नीतीश कुमार थे, सुशील मोदी थे, नित्यानंद राय थे, 2 और नेता थे, दोनों का नाम मैं भूल रहा हूं। दोनों जब अंदर गए गृह मंत्री साहब से मिले, तो उसके बाद मिलने के दौरान जो वार्ता हुई, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस मीटिंग में वो थे। वार्ता ये हुई कि सुशील मोदी साहब से नीतीश कुमार जी ने कहा कि देखिए, पसमानदा मुसलमान बिहार में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर अमित भाई अगर आप बिहार में नहीं आते हैं तो थोड़े से हम लोगों के लिए फायदा है। तो उसमें हंसने लगे सुशील मोदी साहब, और वो हंसने जैसे लगे। तो उसके बाद अमित शाह, आप जानते हैं उनका तरीका, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, अरे बिहार में मैं भी मतलब भागीदार हूं, हम भी भागीदार हैं, तो आप अगर इस तरह की बात करते हैं तो ठीक है। और सुशील मोदी का जो वो हंसने का जो तरीका था, वो हंसी के बाद सुशील मोदी निपटा दिए गए। मैं इसलिए उस व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं जिन्होंने उस मीटिंग के बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद हम लोग मिले, उन्होंने कहा कि देखिए आज अमित भाई के सामने इस तरह का वाकया हुआ जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुशील मोदी साहब स्वर्ग को पधार गए, लेकिन उनके साथ जो हुआ जैसे हुआ, बिल्कुल। तो अमित शाह जो चाह रहे थे कि वहां पिछले भी रीजन में वहां का डिप्टी सीएम कौन बने, डिप्टी सीएम रेणु देवी से लेकर तमाम सारे जो बनाए गए वो उनकी चॉइस नहीं रहे। इस बार जिस बात की चर्चा ये कर रहे हैं, यहां केंद्र की भी तो मजबूरी है अमित भाई। केंद्र भी तो बहुत महत्वपूर्ण घटक के तौर पे जेडीयू है।
इसलिए वैसे भी देखिए सम्मान में इन्होंने दिया है, लेकिन कई बार चर्चाएं हुई है। और जब तक बीजेपी अपने जनाधार बीजेपी लेकर यहां तक आ चुकी है, लेकिन बड़े भाई के साथ साथ सत्ता में उस तरह की भागीदारी, उस तरह का प्रेजेंटेशन नहीं होगा। सुमन जी, मैं बस सिर्फ 2 मिनट बचे हुए, सुमन जी पॉइंट टेकन, 2 मिनट बचे हुए। प्रमोद भाई, अब ये कहा जाए कि अगले विधानसभा चुनाव तक जेडीयू साफ हो जाएगी क्या? लेकिन मैंडेट बहुत प्रचंड आया है और कुशवाहा साहब को साथ लिया, इधर सम्राट चौधरी को साथ लिया, विजय सिन्हा को साथ लिया, और तेजस्वी जी जो नैरेटिव और जो केमिकल इक्वेशन बनाने के चक्कर में थे वो फिट नहीं हुआ। प्रमोद भाई देखिए, एसआईआर हटा दीजिए, क्या आपको अभी भी लगता है कि जेडीयू का खाका अब खत्म होने की तरफ बढ़ेगा अगले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इतना प्रचंड नंबर आया है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या शिवसेना की तरह यहां भी सुपड़ा साफ होने वाला है? जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र रहा है तो उस पर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। आपने आज अभी जब इसके पहले जब आपने कहा था तो कहा कि आज तो उनको बना दिया गया है, कल वो बने रहेंगे। तो मैं वही कह रहा हूं कि आज तो उनको बनाया गया है, कल कितना जल्दी निपटाया जाएगा इसका कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो दर्जनों ऐसे उदाहरण है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये चेहरा कभी किसी को बनाते हैं, चुनाव के बाद उसको निपटाते हैं, किसी को बाद में निपटाते हैं। तो इस पर तो कहना बड़ा ये है। लेकिन आपने जो आज डिबेट का जो विषय रखा था ना, जो फर्स्ट हाफ में, वो बड़ा बढ़िया विषय था, क्योंकि बिहार और बिहार के लोगों के लिए वो उपयुक्त सब्जेक्ट था। अब सवाल उठता है, मैं सिर्फ एक पक्ष को रखने का काम उस समय किया था, तो आपने कह दिया कि ऊपर ऊपर की बातें। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि जो बिहार में जो रिसोर्सेज है उनको हमको पहले डेवलप करना है, और बिहार का जो बजट है उसका सिर्फ 27% जो है राजस्व प्राप्ति हम बिहार से करते हैं, तो उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि विकसित राज्य में उससे ज्यादा है। उसके लिए मैंने ये बताया कि हमारे पास जो संसाधन है उसका विकास होना चाहिए। आज जो अमित भाई, उस वक्त एक पॉइंट मैं भी मिस कर गया। टूरिज्म के क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा संभावना बिहार से ही आता है। बिल्कुल ठीक है, वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, बिहार से ही आता है और बोध गया है। मैं चाह रहा था राहुल गांधी के पास जाऊं, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी, राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद सिन्हा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजीत कुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुमन कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहां से बिहार के लिए एक नई कहानी, एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। नीतीश कुमार और बीजेपी अगर एक अच्छा गेम खेल गए, एक अच्छी इनिंग खेल गए, तो बिहार बदल जाएगा और बिहारियों का मंतव्य भी। लेकिन उसके लिए 3.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन में ज्यादा वक्त अब नहीं बचा हुआ है। वक्त